Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. So let's take a pointer now. So today we'll discuss about architectural development in the medieval period. यानी कि मध्यकालीन समय में आर्किटेक्चर का विकास किस तरह हुआ और किन किन लोगों का उसमें भागीदारी रहा, तो ये आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में, देन टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, देन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फेजेस ऑफ आर्किटेक्चर, है ना। पॉइंटर को हटा के यहाँ पर पेन ले लेते हैं हम लोग। चलो देखिए, फेजेस ऑफ आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो 3 फेज हैं आर्किटेक्चर के, ठीक है। मिडिवल पीरियड के मध्यकालीन समय की अगर बात करें तो सबसे पहला आर्किटेक्चर जो हमें अपने इंडिया में मिलता है वो तो नेटिव किंग्स का मिलता है, ठीक। ये रहा नेटिव किंग्स। नेटिव किंग्स मतलब हमारे भारतीय मूल के जो राजा रहे हैं वो। आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हमें सल्तनत पीरियड में मिलता है, इसके बाद नेटिव किंग्स के बाद। और देन जब सल्तनत पीरियड का समय जो है ओवर होता है तो फिर मुगल्स आते हैं, जो हमारे इंडिया को काफ़ी हद तक तहस नहस करते हैं। ये बहुत यूँ कहे कि ड्रास्टिक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडिया को, ठीक है। तो ये 3 फेज़ आप लोगों को याद रखने हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ नेटिव किंग्स सबसे पहला फेज़, दूसरा सल्तनत पीरियड रहा, और तीसरा जो है आपका मुगल आर्किटेक्चर, ठीक। नेक्स्ट अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर की। तो जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं मिडिवल पीरियड में तो 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं। पहला रिलीजियस स्ट्रक्चर और दूसरा जो देखने को मिलता है वो है आपका सेकुलर स्ट्रक्चर। बेसिकली रिलीजियस स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, नाम से पता चलता है कि धार्मिक संरचनाएं हैं ये, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, है ना, मंदिर मस्जिद, ये सब किसके अंदर आते हैं? रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं, नाम से पता चलता है। सेकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि फोर्ट्स, पैलेसेस, टूम्स, टाउन्स, वेल्स और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स जहाँ पर अन्य लोग गैदरिंग कर सकते थे, यानी कि जहाँ पर हर धर्म के लोग आकर बैठ सकते थे, मिल सकते थे, वो आपके सेकुलर स्ट्रक्चर कहलाएंगे, ठीक। जहाँ पार्टिसिपेशन वेरियस रिलीजन्स का हो, ठीक। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन जो अपना मेन टॉपिक है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो अब यहाँ से आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना है सारी चीज़ें, और यही बेसिकली आपको याद भी होना चाहिए लाइफ लॉन्ग बेसिस पर भी। तो इस दौरान जो है आपको 2 तरह की स्टाइल्स देखने को मिलती हैं आर्किटेक्चर में। पहला तो नागरा स्टाइल देखने को मिलता है ना। ये ले लेता हूँ मैं एक सेकंड, पॉइंटर ठीक है। देखो, पहला तो नागरा स्टाइल देखने को मिलता है। अब नागरा स्टाइल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये आपको उत्तरी भारत में मिलते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स, यानी कि नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात है कि कर्वीलिनियर टेम्पल टावर होता है इसमें, यानी कर्व की तरह बना होता है इसका टेम्पल टावर, जो कि एक पॉइंट पे जाकर खत्म हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका कांद्रिया महादेव टेम्पल, ठीक। आप कांद्रिया महादेव टेम्पल कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप टाइप करके कि कांद्रिया महादेव टेम्पल कहाँ पर है, ये आपका होमवर्क, ठीक है। बेसिकली नागरा स्टाइल को बनाने वाले आर्किटेक्चर्स, यानी कि जो नागरा स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है, इसको किसने प्रॉस्परस किया, इसको किसने समृद्ध किया, यानी इसको किसने फेमस किया, बनाने का काम किसने किया? तो बेसिकली चंदेलास थे एंड सोलंकी रूलर्स, यानी कि चंदेला शासक और जो सोलंकी वंश के शासक थे, इन लोगों ने जो है नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस किया, इसको समृद्ध किया, और उस तरह के आर्किटेक्चर्स बहुत बनवाए, है ना। जैसे कि कुछ प्लेसेस यहाँ मैंने लिख रखे हैं, कुछ टेम्पल्स भी खजुराहो में जैसे उन्होंने बनवाए हैं काफ़ी सारे टेम्पल्स। पारसनाथ टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है, मुक्तेश्वर टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है जो कि भुवनेश्वर में आपको मिलता है, सन टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है, दिलवारा टेम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर के। इनको आपने याद रखना है, कम से कम एटलीस्ट 3-4 तो याद ही रखो मेन मेन। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक दिलवारा टेम्पल आप याद रखो, एक जगन्नाथ टेम्पल आप याद रखो, एक सन टेम्पल याद रखिए, और एक आप जो है लिंगराज टेम्पल। ये लास्ट के जो टेम्पल्स हैं इन्हें याद रख लो आप, तो इतने में काम हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली यही वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अब नेक्स्ट डिस्कस करें अपन, तो इसमें किस तरह का मटेरियल यूज़ होता था इनको बनाने में। तो ये आपका वाइट मार्बल का यूज़ करते थे अपने स्ट्रक्चर्स को, यानी कि अपने आर्किटेक्चर्स को बनाने के लिए, और फ्लावर्स और प्लांट्स के से जो है इनको डेकोरेट किया करते थे। यानी जो इसमें स्टक यानी इनग्रेविंग की जाती थी, जो इसमें कढ़ाई किया जाता था, यानी कढ़ाई जैसे करते हैं ना साड़ी वगैरह में या दुपट्टे में, जो देखो आप धागे से कढ़ाई रहती है, वैसे ही पत्थरों में भी जो है उसको गोद गोद के उसमें एनग्रेविंग की जाती है और निकाली जाती है, नक्काशी जिसे आप कहते हो। तो फ्लावर्स एंड प्लांट्स की ये लोग इसमें किया करते थे, बनाया करते थे वाइट मार्बल पे। अब बात करें हम द्रविडियन स्टाइल की। नागरा स्टाइल में आई होप आप ये
बेसिकली यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। पहला ये कहाँ मिलता है अपने को देखने को, दूसरा इस टेम्पल की ख़ास बात क्या है, तीसरा एग्ज़ाम्पल और चौथा कैसा मार्बल इसमें यूज़ किया गया था, यानी किस टाइप का कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें यूज़ हुआ था, तो वो व्हाइट मार्बल है। ठीक? द्रविडियन स्टाइल की बात करें ये कि जो कि आपको कहाँ मिलता है देखने को ये, तो ये आपको दक्षिण भारत में मिलता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको साउथ इंडिया में ज़्यादातर मिलेंगे ऐसे टेम्पल्स, है ना? वहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नॉर्थ में ऐसे बहुत कम गिने-चुने होंगे तो अदरवाइज़ है नहीं ज़्यादा। साउथ में आपको ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट में मिलेंगे, वहाँ पर नंबर ऑफ टेम्पल्स मिलेंगे जो कि द्रविडियन स्टाइल पर बेस्ड हैं। यहाँ पर कौन-कौन से रूलर्स थे जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया, जिन्होंने बनवाया द्रविडियन स्टाइल से आर्किटेक्चर्स को? तो वो थे आपके पल्लवास, पांड्यास, चोलास, ये सब ग्रेट बिल्डर्स थे जिन्होंने द्रविडियन स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा समृद्ध किया, काफ़ी फेमस किया, इनको फेम दिलाया, इनकी एक अपनी पहचान बनाई। इसमें जो कि आपके टेम्पल्स हैं फेमस, जैसे कि रथ टेम्पल है, सूर्य टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल, बृहदीश्वर टेम्पल, तो ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि द्रविडियन स्टाइल को खूब अच्छी तरीके से दर्शाते हैं। अब इनके बारे में बात करें तो इन लोगों ने टेम्पल्स में ना केवल स्टाइल, जो देखिए द्रविडियन स्टाइल में एक चीज़ ख़ास बात ये है कि जो इनका आपने देखा यहाँ पर नागरा स्टाइल में कर्वीलिनियर जो टेम्पल है ना टावर, यहाँ पर कर्वीलिनियर के बजाय यहाँ पर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, यानी पिरामिड की ट्रेपीजियम की तरह थोड़ा-सा स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके ऊपर जो है आपका फ्लैग वगैरह लगाया जाता है ना? यानी पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको मिलता है द्रविडियन स्टाइल में। ये लोग कुछ इन टेम्पल्स के अंदर ये लोग कुछ ख़ास चीज़ें लेकर आए जिनका नाम इन्होंने डिफ़ाइन किया, हालाँकि ये आपका नागरा स्टाइल में भी थी ये सारी चीज़ें, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज़ आपकी द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलती हैं। इनको पर्टिकुलरली इस चीज़ से इनको फ़ेमस किया गया। जैसे कि गोपुरम स्ट्रक्चर ये लोग लेकर आए, जिसे आप गेटवे ऑफ टेम्पल कहते हो, यानी कि गेटवे ऑफ टेम्पल पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, उसको बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया, जो मंदिर का गेटवे होगा। गर्भगृह जहाँ पर जो कि मेन श्राइन माना जाता है, गॉड एंड गॉडेस का जो मुख्य द्वार है, उसे आप गर्भगृह, जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ उनकी आप स्थापना करते हो, तो वो आपका गर्भगृह कहलाता है। मंडप क्या है, तो ऐसी जगह है मंडप जहाँ पर लोग प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए, वो आपका मंडप स्थान कहलाता है। शिखर क्या होता है, तो ये टावर का जो सबसे बड़ा टॉल स्ट्रक्चर है, वही आपका क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा। जो यानी सबसे ऊँचा जो स्ट्रक्चर है आपका टावर का, वो शिखर कहलाता है। और कुछ उस टाइम पे साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स बनने के लिए जो लैंड दी जाती थी, उसको हम देवदान कहा करते थे। क्या कहा करते थे? देवदान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देवदान कैसा दान है? तो ये ज़मीन जब दी जाती थी मंदिर बनने के लिए, या मंदिर के कार्य हेतु जब ज़मीन दी जाती है उसको दान में, तो वो देवदान कहलाती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और ये जो टेम्पल्स रहे हैं साउथ इंडिया के या फिर यूँ कहें नॉर्थ इंडिया के, तो ये लोग व्यापार में भी काफ़ी हद तक संलग्न रहे हैं। चाहे फिर वो इनलैंड ट्रेडिंग हो या फिर ओवरसीज़ ट्रेडिंग हो, उन दोनों में इनका रोल रहा है। और सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ़ में तो इनका रोल होता ही है हमारे सोसाइटी में। सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ़ में कैसे होता है, तो आप जानते हो कि सोशल तो हम जुड़े ही हैं, कम्युनिटी, समाज तो हमारा मंदिर से जुड़ा ही होता है, आप जानते ही हो हर तरीके से जुड़ा है। इकोनॉमिक की बात करें पैसे से, तो भाई दान-पुण्य तो आप कुछ करते ही हो, है ना? तो कई लोगों को वहाँ पर जॉब मिलती है, अर्निंग्स होती है उनकी, तो इकोनॉमिकली भी टेम्पल्स यूँ कह सकते हैं कि रोल प्ले कर रहे हैं, है ना? एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। कल्चरल लाइफ़ तो सांस्कृतिक जीवन तो आप ये तो अच्छे से रिलेट आप कर ही सकते हो टेम्पल से कि संस्कृति इसमें से कैसे रिलेट होगी। अब बात करें सल्तनत पीरियड की, तो सल्तनत पीरियड का जो टाइमलाइन रहा है वो 13वीं शताब्दी का रहा है, 13th सेंचुरी की बात की जा रही है जब सल्तनत पीरियड की बात की जाती है। सल्तनत लोग ये क्या लेके आए सुल्तान्स, तुर्क जो थे, है ना? यानी कि जो तुर्क थे, तो ये तुर्क कौन है? जो टर्की से आए हैं, ठीक? तो जो तुर्क्स थे, ये लोग अरब और पर्शियन कल्चर को लेकर आए हमारे भारत में, और हमारे जो लोकल इंडियन स्टाइल है आर्किटेक्चर का, उसके साथ इसको इंटरमिंगल किया, दोनों को आपस में मिलाया तीनों को, और तीनों को मिलाने के बाद इन लोगों ने एक नए आर्किटेक्चर को जन्म दिया जिसको आप इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हो। और आज की डेट में जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो सभी इसी स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। जो भी आप आर्किटेक्चर देखते हो, वो सब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, लमसम लमसम सभी है। अब ये आपने ये जान लिया कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तो आज की डेट में फॉलो हो रहा है। इसके फीचर्स क्या हैं? तो आर्क एंड डोम आपको इसमें देखने को मिलता है, मिनरेट्स देखने को मिलती हैं, मीनारें मिलती हैं, लाल बलुआ पत्थर का यूज़ होता है इनके में, यूँ कहें बिल्डिंग्स को खड़ा करने के लिए, इनको बिल्ड करने के लिए। फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस मिलती हैं आपको। वर्सेस ऑफ कुरान, उसमें जो है कुरान के कुछ श्लोक वगैरह, जैसे हमारी गीता में, भगवद गीता में श्लोक होते हैं ना, वैसे ही कुरान के कुछ उसमें लाइन्स वगैरह जो फेमस लाइन्स है वो सब लिखी जाती हैं उसमें, मंत्र वगैरह जो भी कह सकते हो आप। मोटिफ्स होते हैं, मोटिफ्स क्या होता है, मतलब स्वास्तिक, लोटस और बेल, ये सब चीज़ें, मतलब सिंबल्स वगैरह बनाना, तो ये सब चीज़ें जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को मिली हमें। नेक्स्ट और बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को हाईलाइट किया।
कुछ ज़्यादा ही कहने का मतलब है कि बेसिकली ये लोग मेन थे जिन्होंने इसको समृद्ध बनाया इस आर्किटेक्चर को। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू बनाया दिल्ली में, आधा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। इसमें ये भी मस्जिद है जो कि अजमेर में है। तो जो कुव्वतुल इस्लाम मुस्लिम था, है ना, कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद था जिसे कि 1193 में बनाया गया था, ये पहली मस्जिद थी हमारे भारत में जिसको इस रूलिंग डायनेस्टी ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनाई थी। फिर बाद में इल्तुतमिश ने इसको 3 मंजिल इसमें और ऐड की, 3 स्टोरीज इसमें और ऐड की। और अब इसकी हाइट की बात करें तो 72.5 मीटर हाई है, 378 स्टेयर्स हैं। रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है इसमें और वाइट मार्बल का। ठीक, अब ये किसके ऊपर नाम दिया गया है, ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कुतुब मीनार किसके ऊपर, मतलब किसका नाम है ये कुतुब मीनार, है ना, किसके नाम से लिया गया, क्या सोचकर इसका नाम रखा गया। तो भैया एक फेमस प्रसिद्ध चिश्ती सेंट थे, है ना, साधु थे, कि नहीं, मुगलों में चिश्ती सेंट कहा जाता है इनको, जाति संबंधित कुछ है ये, ऐसा समझो आप। तो चिश्ती सेंट, जो फेमस चिश्ती सेंट थे, इसको हिंदी में चिश्ती बोलते हैं शुद्ध। तो चिश्ती जो संत थे इनके, आप मुगलों में चिश्ती मौलवी कह सकते हो आप इनको, है ना। तो ये शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, इनके नाम पर जो है, ये देखो है ना शेख कुतुब, तो कुतुब मीनार जो है इन्हीं के नाम पे रखा गया है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया जो कि कुतुब मीनार के नेक्स्ट में यानी कि बगल में ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे मुगल्स ने, हमारे क्या मुगल्स ने, मतलब मुगलों ने जो है इसको बनवाया ऐसा। ठीक, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की ये थोड़ा सा खास बातें थी, मतलब भव्य स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनवाया कुल मिलाकर। अब रीजनल किंगडम्स, देखो थोड़ा टाइम का कमी था, इस वजह से मैंने रीजनल किंगडम्स के बारे में आपको नहीं बताया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रीजनल किंगडम्स की भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, है ना। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ अचीव हुआ हो नॉलेज, तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।